गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पांजलि उपाध्याय और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंगल थोड़ा साइड में देखिए। जी ओके। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे ये हम देखते हैं। इससे सबसे पहली चीज़ जो हम आज कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो है इंट्रोडक्शन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। नेक्स्ट चीज़ उसके बाद हम देखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या बनते हैं और उस तरीके से हम समझेंगे कि इन सॉल्यूशंस का हम किस तरह से इस्तेमाल करके वेरियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा एजेंडा आज है वो है हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिन इक्वेशंस को आपको देखने पे नहीं पता चलता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब आप उसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फिर उसके बाद हम प्रोसीजर के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। फिर है आपका सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो तरह के मेथड हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जो पहला मेथड है वो है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, जिसमें कि आपको -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। और नेक्स्ट जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन का, जिसमें कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर जो फार्मूलाज पहले से हैं उनके हिसाब से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये दो तरीके के सॉल्यूशंस आपको आए मिलेंगे। पहला सॉल्यूशन है आपका श्रीधराचार्य से और दूसरा सॉल्यूशन आपका है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो what is a quadratic equation? A quadratic equation in a variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c, where a, b and c are the coefficients. For example, 2x square plus x minus 300 is equal to 0. इसमें आपको क्या क्या समझने की चीज़ें हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करने में हमें क्या पता चलता है, जब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, a इज इक्वल टू यहाँ हमारा वैल्यू आएगा 2, b इज इक्वल टू +1 जो कि हिडन है, इसमें +1 है, और c इज इक्वल टू -300। तो जो भी x के सामने लिखे हुई टर्म है उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट जो है वो +1 है और c एक कांस्टेंट है। c कोई कोफिशिएंट नहीं है, c एक कांस्टेंट है। तो इस तरह का कभी भी इक्वेशन हमारे पास आए तो हम वो कह सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 के बराबर होना चाहिए। किसी भी इक्वेशन में ये मैक्सिमम पावर है। ओके, नेक्स्ट है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यही बात पहले हो रही थी। जो हाईएस्ट डिग्री होता है, ये डिग्री है, इसको बोलते हैं डिग्री। तो ये हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 के इक्वल होगी, तो हम वो इक्वेशन को कहेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, बट व्हेन वी राइट द टर्म्स px इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, इट इज कॉल्ड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा है इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे कि एक इक्वेशन हम लेते हैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन इन दोनों सेम इक्वेशन होने के बावजूद इसमें जो है डिसेंडिंग पावर है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद पावर 0 है। यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी लिखा रहे तो इस तरह की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। हालांकि दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन सेम होने के बावजूद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट यही बता रहा है कि जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे उस इक्वेशन का पॉलिनोमियल अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और उसके बाद अगर उसको रीअरेंज करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम आते हैं। द कांस्टेंट a, b, c आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। अभी मैंने यहाँ पे बताया था x के रिगार्डिंग ये जो a है इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -300 है। तो ये a, b और c जो तीन चीज़ें हैं ये तीनों इसके
कोफिशिएंट कहे जाएंगे, लीनियर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली। कांस्टेंट टर्म c है, कांस्टेंट टर्म इज c, एंड a b c ये क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है, जिसमें a है कोरस्पॉन्डिंगली x स्क्वायर के, b है x के, और c है कांस्टेंट। तो ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है आपका। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को आप ये बता सकते हैं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट विच इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? तीन टर्म एक ही चीज के लिए यूज होता है, रूट्स, सॉल्यूशन। ये दोनों चीजों का सेम मतलब है, कोई इन दोनों में अंतर नहीं है। सेम मीनिंग है। ओके, तो जब भी हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अगर हम बोलते हैं कि इसका रूट बताएं या फिर इसका सॉल्यूशन बताएं, तो दोनों एक ही बात है। ये x का एक्चुअली में वैल्यू पूछ रहा है। कहीं भी x का वैल्यू पूछे, रूट पूछे या सॉल्यूशन पूछे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताना है कि x का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, अ रियल नंबर a इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये a नहीं है, इसको समझिएगा, ये अल्फा है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ये अल्फा है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म होता है, जिसमें अल्फा और बीटा जो है ये इसके रूट्स कहे जाते हैं या फिर सॉल्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, तो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तब वैलिड होगा जब x इज इक्वल टू a हम रखेंगे। यहाँ ये अल्फा है, a नहीं है। ठीक है, तो x की जगह पे जब हम अल्फा रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जब हम इसमें इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तब हम ये कह सकते हैं कि ये रूट या फिर सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसके तीन नाम थे, रूट, सॉल्यूशन या फिर जीरोस। ये तीसरा नाम है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तो एक्चुअली में हमको उसका x का वैल्यू सॉल्व करके बताना होता है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है, जैसे कि x का पावर 2 है, तो x की कितनी वैल्यूज आ सकती है? x की मैक्सिमम वैल्यूज जो आ सकती है वो है 2। मोस्ट वैल्यू जो आएंगी वो 2 आएगी। अगर इसी तरह से अगर कोई इक्वेशन हो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही बताता है कि कितने रूट हमको मिल सकते हैं। तो जिसका पावर अगर 3 होगा तो 3 रूट मिलेंगे, जिसका पावर मैक्सिमम 2 होगा 2 मिलेंगे, जिसका सिर्फ 1 होगा उसको, जैसे सी एक्स प्लस डी, ये भी एक इक्वेशन है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री, पावर और डिग्री भी एक ही चीज़ है, ये 1 के बराबर है, इसीलिए x का एक ही वैल्यू मिलेगा। जहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो वहाँ 2 वैल्यू मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये समझ में रखना है कि रूट्स हमारे पास कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, और दोनों रूट को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। ठीक है, 2 रूट्स मिलेंगे, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ रियल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये ओके, तो ये है जैसे ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको कोफिशिएंट निकालना होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ इसके एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2, और x का कोफिशिएंट हुआ 5, और जो कांस्टेंट निकलेगा वो हुआ 3। ठीक है,
सिमिलरली ये जो है इसमें क्या है कि आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें सी का टर्म गायब है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू होगा -3। ओके, नेक्स्ट है 5x - 3 इज इक्वल टू 0। ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? इसका मैक्सिमम पावर है 1, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो मैक्सिमम पावर हमें चाहिए वो चाहिए 2, और इसमें मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड वाले में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें सी नहीं है, इसीलिए हम इसको सी को कंसिडर करेंगे 0। थर्ड वाले में जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये लिखा हो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स को आप देख सकते हैं। ए का वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर, जो एक्स का वैल्यू के सामने वाला नंबर है वो बी का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो सी का कोफिशिएंट है। ओके, अब कुछ ऐसे इक्वेशंस हम देखते हैं जिन इक्वेशंस को देखने पे तो नहीं पता चलता कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, लेकिन जब उनको रीअरेंज करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वाड्रेटिक हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x - 1, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरेबल है। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको भी आप एक्सपैंड करके इस तरीके से, और लास्ट वाले को भी एक्सपैंड करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जितने भी इक्वेशंस आते हैं जनरली इसी वेरिएबल्स में आते हैं, इसी तरीके से आपको हिडन रहेगा, उसको हिडन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट पावर, उससे लोएस्ट पावर, सबसे लोएस्ट पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पावर्स लिखने होते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। अब आप कंपेयर करेंगे, इसमें ए का वैल्यू है 1, बी का है -3, सी का है +1। सिमिलरली ए का वैल्यू 2, बी का -4, सी का -5, ए का 1, बी का -1, सी का -3, ए का 5, बी का +1, सी का -1। तो ए बी सी, अब किसी का भी कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन को आपको चेक करें स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल के कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं, और उसके बाद आप उसे चेक करके बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशंस, रूट या फिर जीरोस निकालने के तरीके पे। तो जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन या फिर इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए सी, और ये वाला जो बी टर्म है इसको इस तरीके से हम लाने की कोशिश करते हैं कि दो ऐसे नंबर जो अल्फ़ा और बीटा हों जिनका सम जो है वो हो एक्स के कोफिशिएंट के बराबर, और इसका जो प्रोडक्ट हो वो हो सी के बराबर या फिर ए सी के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए सी के बराबर। सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म सी है, ए सी निकाला हमने। उसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे ए सी का, और ए सी का फैक्टर निकालने के बाद दो चीज़ें हमें देखनी है, पहला एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद मिडिल टर्म यानी जो ये वाला टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में। ठीक है, और उसके बाद हम ग्रुप करेंगे, उन्हें पेयर्स बनाएंगे और उनका कॉमन फैक्टर निकाल के बाइनोमियल का हम उसे सॉल्व करेंगे। ये जब आप क्वेश्चन में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं बताते जाता हूँ, इसको आप लोग नोट करें। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू +3 एंड कोफिशिएंट नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0।
इस टर्म में हमें तोड़ना है। तो हमारे पास इसमें यहाँ पे 1 है, तो -4 हमको इस तरीके से चाहिए, हमें इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है कि हमारे पास आ जाए +3। ठीक है, तो एक तरीका क्या है कि -3 और -1 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास +3। तो इसका सॉल्यूशन आएगा x², सॉरी 2 और 2 करना पड़ेगा, -2 -2x ना